नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने नैनीताल जिले को दी 112 करोड़ की सौगात। 17 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विकास कार्यों से जनता को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड बीजेपी का मेरी गणना मेरा वोट अभियान रिवर्स पलायन पर फोकस कर रही धामी सरकार। सवाल, क्या 2027 में प्रवासी दिलाएंगे बीजेपी को जीत? वन्यजीव हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच पौड़ी डीएफओ को हटाने पर भड़के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह बोले, अधिकारियों पर सरकार फोड़ रही अपनी नाकामी का ठीकरा। देहरादून में बिना परमिशन नहीं होगा धरना प्रदर्शन और रैली। नियमों की अनदेखी पर प्रदर्शन करने वाले आयोजकों पर होगा मुकदमा। एसएसपी अजय सिंह ने जारी किया आदेश। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। भीमताल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हिमगिरी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में नैनीताल जिले को 112 करोड़ 34 लाख की 17 योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 70.73 करोड़ की लागत से 8 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही 41.60 करोड़ से 9 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन तमाम योजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई विकास कार्य शामिल हैं, जिनका सीधे तौर पर जनता को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड आज विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण जनपद है और पूरे देश दुनिया में इस जनपद का पहले से ही नाम है। तो ये जिला विकास के क्षेत्र में हर क्षेत्र में एक आदर्श जिला बने। यहाँ पर आज सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास किया गया है और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में इस जनपद के और भीमताल विधानसभा के विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी। और सभी योजनाओं का जिनका शिलान्यास हुआ है वो सभी योजनाएं समय पर पूरी हो, पूरी गुणवत्ता के साथ उन पर काम हो, उसके सभी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता पर वापसी के लिए बीजेपी रिवर्स पलायन पर फोकस कर रही है। जल्दी बीजेपी मेरी गणना मेरा वोट अभियान शुरू करने वाली है, जिसका मकसद है खाली हो चुके गांवों को फिर से गुलजार करना, उत्तराखंड छोड़कर जा चुके लोगों को फिर से वापस अपने राज्य बुलाना, उन्हें यहीं रोजगार देना और यहीं का वोटर बनाना। यानी कि रिवर्स पलायन के सहारे बीजेपी फिर से सत्ता पर वापसी करना चाहती है। लेकिन क्या विपक्ष बीजेपी को अपने मंसूबों में कामयाब होने देगा? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन दिलाएगी सत्ता की चाबी। बीजेपी का रिवर्स पलायन पर फोकस, क्या 2027 में फिर मिलेगी सक्सेस? उत्तराखंड 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल सभी हथकंडे अपनाते दिख रहे हैं। बीजेपी फिर से सत्ता पर वापसी का फॉर्मूला तैयार कर चुकी है। बीजेपी का फोकस अब रिवर्स पलायन पर है। उन गांवों को फिर से गुलजार करने पर जोर दिया जा रहा है जो सालों से खाली पड़े हैं। बीजेपी मेरी गणना मेरा वोट अभियान शुरू करने वाली है, जिसका मकसद है खाली हो चुके गांवों को फिर से गुलजार करना, उत्तराखंड छोड़कर जा चुके लोगों को फिर से वापस अपने राज्य बुलाना, उन्हें यहीं रोजगार देना और यहीं का वोटर बनाना। अभी तक देखिए, जो एक अच्छी संख्या 6,500 से अधिक की संख्या इस वर्ष लोगों ने रिवर्स पलायन राज्य के अंदर किया है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। हम उसमें और प्रयास कर रहे हैं। और प्रवासी जो मैंने पंचायतों की बात की है, उसमें देश और दुनिया में रहने वाले सभी हमारे प्रवासी भाई बहन या जो राज्य के अंदर भी अलग स्थानों पर निवास करते हैं, उन सभी को अपने अपने जनपदों में एक दिन जो है सबका सम्मेलन हो, आपस में लोगों की चर्चा हो, इस प्रकार की योजना पर काम। जाहिर सी बात है, जब रिवर्स पलायन होगा तो एक सकारात्मक संदेश उस पूरे गांव तक पहुंचेगा और बीजेपी को इसका फायदा भी होगा, क्योंकि लोगों का एक विश्वास बीजेपी रिवर्स पलायन के जरिए जीतने में कामयाब होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पलायन को रोकने के लिए काम कर रही है,
जिस तरीके से रिवर्स पलायन की बात कर रही है, हम अपने गांव को गुलजार कर रहे हैं, हम अपने गांव को होम स्टे के जरिए पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो लोग बाहर चले गए हैं वो यहाँ आए और अपने गांव में आकर के अपना काम करें, अपना काम स्टार्ट करें, अपने कार्य को स्टार्ट करने का काम करें। लेकिन सवाल है कि क्या मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बीजेपी को अपने मंसूबों में कामयाब होने देगी? अगर नहीं तो इसके लिए कांग्रेस को पूरी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। 2027 का विधानसभा का चुनाव नजदीक है, तो भारतीय जनता पार्टी पैतरे फेंकने में तो माहिर है। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि रिवर्स पलायन हम लोग करेंगे, यहाँ पे रोजगार देंगे, यहाँ से पलायन रोकेंगे। जो इन्होंने पलायन आयोग बनाया था कि यहाँ से प्रदेश के अंदर हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, जो यहाँ से पलायन हो रहा उसको हम रोकेंगे, तो आज पलायन आयोग के दफ्तर में खुद ताला लग गया है। खुद पलायन आयोग इनका पलायन कर चुका है। सवाल यह है कि आपने 9 साल का समय होने वाला है, आपने कितना यहाँ से पलायन को रोका, कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया? ये आज पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा पड़ा है। यदि रिवर्स पलायन के सहारे बीजेपी फिर से सत्ता की कुर्सी पर खुद को बैठाना चाहती है, तो इसका असर जनता पर ना पड़े, इसके लिए कांग्रेस को भी मूल समस्याओं को लगातार उठाते रहना होगा, जनता के बीच अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी, ताकि बीजेपी के रिवर्स पलायन के मुद्दे की काट कांग्रेस ढूंढ सके। लेकिन देखना होगा बीजेपी की मेरी गणना मेरा वोट अभियान क्या रंग लाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर राजनीतिक दल भी सक्रिय हो चले हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि देश में घुसपैठ और आतंकी घटनाओं को देखते हुए एसआईआर बेहद जरूरी है, ताकि घुसपैठियों द्वारा मतदान में हिस्सा ना लिया जा सके और सही लोग मतदाता बनने से छूट ना जाए। इस उद्देश्य से एसआईआर पर काम किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि एसआईआर इस समय पूरे देश की आवश्यकता है। जिस प्रकार इस देश में घुसपैठ हो रही है और बाद में हम लोग जब सर्च चल रहा है तो उसमें बांग्लादेश के बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़े गए हैं और आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। उन घटनाओं के तार अपने देहरादून तक जुड़े हुए मिलते हैं। तो ये सारे घटनाक्रम इसलिए बढ़ रहे हैं कि विदेशी घुसपैठ यहाँ पर हुई है और उस घुसपैठ को रोकने के लिए, उनको मतदान में हिस्सा न लेने देने के लिए ये एसआईआर की आवश्यकता महसूस हुई। और आज उत्तराखंड में भी एसआईआर का एक प्राइमरी तौर पर इसका प्रारंभ हुआ है, उसका एवोल्यूशन हो रहा है, इवैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं कि कैसे करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मानव वन्यजीव संघर्ष की लगातार बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार ने पौड़ी डीएफओ को पद से हटाने का काम किया है, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिम्मेदारी सरकार की है कि आखिर जानवर ग्रामीण इलाकों की तरफ क्यों आ रहे हैं। विधायक ने कहा कि जानवरों की दहशत से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। के लिए हम कह रहे हैं कि उसको भोजन जो है जंगल में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो पलायन करके गांव की ओर आ रहा है। तो ये व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों जो है जंगली जानवर लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं। आज हालात ये है, स्थिति ये है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, शाम के टाइम कोई अकेला आवागमन नहीं कर सकता है, और आप देख रहे हैं कि रोज जो है बाघ जो है लोगों पर हमला करने का काम है। देहरादून में अब ना तो कोई रैली, ना धरना और ना ही कोई प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए अनुमति जरूरी होगी और बिना इजाजत प्रदर्शन या रैली करने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आखिर देहरादून पुलिस ने क्यों दिखाई है इतनी सख्ती, देखिए इस रिपोर्ट में। रैली, धरना, प्रदर्शन पर रोक, बिना अनुमति नहीं कर सकते प्रदर्शन। धरना या रैली के लिए लेनी होगी इजाजत। आखिर दून पुलिस ने क्यों दिखाई सख्ती? क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं। ऐसे में उन्हें ट्रैफिक की समस्या न झेलनी पड़े, इसके लिए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल आए दिन होने वाले धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली के कारण जाम लगने से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम लोगों की असुविधा को देखते हुए दून पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। देहरादून एसएसपी ने आदेश जारी किया है कि धरना, रैली या फिर प्रदर्शन बिना अनुमति नहीं कर सकते। इसके लिए इजाजत जरूरी होगी।
देखिए, राजधानी में देखा गया कि जो है काफ़ी सारे जुलूस, धरना प्रदर्शन प्राय होते रहते हैं और इधर भी देखा गया कि काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जुलूस, धरना प्रदर्शन करते हैं, बट उनके द्वारा विधिवत जो है पुलिस प्रशासन से जो है अनुमति नहीं ली जाती, जिससे आमजन को भी दिक्कत होती है और साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या भी रहती है। जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा 163 BNSS के तहत जो एक आदेश जारी किया है, जिसमें कुछ जगहों को हमने प्रतिबंधित किया है और ख़ासकर जिस तरह शीतकालीन यात्रा शुरू होने वाली है, अभी क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी काफ़ी सारे हमारे जो है यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको भी काफ़ी सारी असुविधा झेलनी पड़ती है। तो इसको देखते हुए कुछ स्थानों को इसमें चिन्हित करके प्रतिबंधित किया गया। सिर्फ उन जुलूस की जो अनुमति विधि सम्मत लेते हैं अनुमति और जिनके रूट्स को निर्धारित किया जाता है, तो उनको ही अनुमति प्रदान की जाएगी। क्रिसमस और नए साल की तैयारियों को करने में दून पुलिस जुट चुकी है, जिससे बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और पुलिस कर्मियों के साथ ही प्लान तैयार किया ताकि पर्यटकों को जाम का सामना न करना पड़े। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर अब छुट्टियाँ भी हो गई हैं और एक हमारा टूरिस्ट प्लेस भी है और खासकर जो हमारा मसूरी, धनौल्टी या अन्य जगहों को भी लोग देहरादून होकर ही जाते हैं। तो इसको देखते हुए मीटिंग भी कर ली गई है। खासकर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ट्रैफिक का ही होता है, क्योंकि एक समय में इतने ज़्यादा यहाँ पर यात्री आते हैं और इस कारण से जो है ट्रैफिक की समस्या खासकर मसूरी हो, शहर में हो, तो शहर के रूट्स को रखा गया कोशिश करके कि बाहर से डाइवर्जन पॉइंट पर हमारे जो बनते हैं जिससे सीधे वो मसूरी जा सकें। और मसूरी में भी एक्स्ट्रा हम फोर्स वहाँ पर दे रहे हैं, जिससे कि जो हमारा विंटर कार्निवाल है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो वहाँ पर कोई ऐसी बहुत समस्या, जाम की स्थिति ना पैदा हो। क्रिसमस और नए साल को लेकर दून पुलिस पहले से ही तैयारियों में जुट जाती है, लेकिन जब क्रिसमस के बाद बाहरी राज्यों से हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं तो कहीं न कहीं पर्यटकों को जाम का झाम झेलना ही पड़ता है। वहीं अब इस बार देखना होगा कि दून पुलिस का ये प्लान आखिर कितना कारगर साबित होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर देहरादून नगर निगम ने शहर में लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलग अलग 19 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है। नगर आयुक्त ने बताया कि आगे चलकर सर्दी बढ़ने पर अलाव की संख्या को बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ISBT, निरंजनपुर मंडी, रेलवे स्टेशन और दून हॉस्पिटल चौक समेत कई जगहों पर शीतलहर से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। शीतलहर को लेकर के लगभग 19 पॉइंट्स पर अलाव जलाए जा रहे हैं। जो रैन बसेरे हैं उनमें भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं और इन पॉइंट्स को बढ़ाया भी जाएगा जैसे जैसे आगे डायरेक्शंस मिलते हैं। वहीं उधम सिंह नगर में प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति ने ओडिशा के मलकानगिरी में हाल ही में घटित हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। समिति ने मामले में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, आर्थिक सहायता और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मलकानगिरी में 5 से 11 दिसंबर के बीच क्षेत्र में आगजनी, लूटपाट, अत्याचार और प्रशासनिक लापरवाही के चलते कई घटनाएं सामने आई, जिसके विरोध में आवाज उठ रही है। आज जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें ओडिशा मलकानगिरी में बहुत ही गरीब परिवारों के ऊपर जिस तरह से अमानवीय घटना हुआ है, उनकी झोपड़ियां जला दी गई है, जिंदा आदमी को जला दिया जा रहा है, उनके घर से सामान लूट ले जा रहे हैं। उनके लिए हम लोग जो है महामहिम राष्ट्रपति से हम लोग आग्रह करेंगे इससे एक न्यायिक जांच हो, जांच करके दोषियों को सजा दे और तुरंत गृह मंत्रालय को PSC भेज के वहाँ पे शांति व्यवस्था करनी चाहिए और इसके अलावा जो दोषी है उनको सजा देनी चाहिए। जो हम लोग कल्याण समिति के माध्यम से उनके बैनर तले हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं महामहिम के नाम से, और ये बंगाली कल्याण समिति के माध्यम से ही हम देने आए हैं। जो उड़ीसा में एक गांव को पूरा जलाया गया है और वो गांव जो है बंगाली समाज का है, और प्रशासन के माध्यम से हम ये कहने के लिए और उनको कहने के लिए आए हैं तो उनको सुरक्षा देना चाहिए। जो उनके सुरक्षा में चूक हुए हैं और उनके जो जलाने के बाद जो सामान पत्र जो भी लूटपाट हुए हैं उसकी भी भरपाई होनी चाहिए। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया है, जिसके तहत 4 गांवों में विभाग और पुलिस बल ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग की और इस दौरान 100 जगहों पर बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। टीम ने इन सभी परिसरों की वीडियोग्राफी कराई है और वैकल्पिक रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई शुरू की है।
वहीं चंपावत में पुलिस ने खोए और चोरी हुए 37 मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से बरामद किए हैं। साइबर सेल की तकनीकी सहायता और सर्विलांस टीम की मदद से लोकेशन ट्रैक कर ये सफलता हासिल हुई है। मोबाइल फोन बरामद होने के बाद एसएसपी अजय गणपति ने फोन स्वामियों को उनके मोबाइल सौंपे हैं। रुड़की के भगवानपुर थाना कस्बा क्षेत्र में मोबाइल व्यापारी पर जानलेवा हमला करने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि मोबाइल व्यापारी पर दुकान से घर जाते समय अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला किया और घायल कर दिया। व्यापारी से बैग छीनकर वो फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दुकान बढ़ाकर घर जा रहा था, गाड़ी रोक के बाद में हॉर्न सा लगाया। मेरे गाँव में जाना था और 2 आदमी है और दोनों छिन्ना झपटी करने लगे। मैं भी छिन्ना झपटी कराने लगा। उसके बाद जाना कान पता जाना मुझे ऐसा लगा के फैर करी और सिर में भी जाना कट्टे की नोक लगी। इस तरह के महसूस दिया। शायद हथियार भी लगा धारदार। वैसा तो मुझे लगा कट्टे की बट लगी है एकदम सिर पर। तो पहचाना उन्हें कौन थे? पहचान तो मैं लूँगा अगर दिख जाना। वैसा तो आदमी को कन्फर्म नहीं होता। नकाब पोस्ट थे क्या? ना मुँह को कपड़ा ही नहीं ढक रखा था। कानपुर वाला जो घटनाक्रम, ये कल रात का घटनाक्रम है। कोई एक व्यक्ति जो मोबाइल शॉप चलाता है, उसका कहना है कि जब वो अपनी शॉप से घर को जा रहा था तो दो लोगों ने उस पर हमला किया और कुछ छीनने का प्रयास किया। चूँकि पहले ये था कि उस पर फायर किया है, लेकिन मैं खुद भी हॉस्पिटल गया और उससे मुलाकात की है तो ऐसा कोई न डॉक्टर ने बताया और वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कोई फायर वाली बात नहीं थी, लेकिन उस पर हमला हुआ। बाकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। जो संदिग्ध या जो भी व्यक्ति उनसे रिलेटेड है उनसे पूछताछ की जा रही है। एफआईआर कल ही हमने दर्ज कर ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने नैनीताल जिले को दी 112 करोड़ की सौगात। 17 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विकास कार्यों से जनता को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड बीजेपी का मेरी गणना मेरा वोट अभियान रिवर्स पलायन पर फोकस कर रही धामी सरकार। सवाल, क्या 2027 में प्रवासी दिलाएंगे बीजेपी को जीत? वन्यजीव हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच पौड़ी डीएफओ को हटाने पर भड़के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह बोले, अधिकारियों पर सरकार फोड़ रही अपनी नाकामी का ठीकरा। देहरादून में बिना परमिशन नहीं होगा धरना प्रदर्शन और रैली। नियमों की अनदेखी पर प्रदर्शन करने वाले आयोजकों पर होगा मुकदमा। एसएसपी अजय सिंह ने जारी किया आदेश।